बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के अंदर, वो हमने पढ़ा था जी अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमने कहा ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया करते हैं। लेट्स सपोज हमने वहाँ पर एग्जांपल क्या की थी, हमने कहा कि हमारे पास लेंथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है, हमारे पास मैस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, उसके बाद टेम्परेचर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं अपनी किसी फीलिंग का इजहार करता हूँ तो हम कहते हैं फीलिंग हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ पर हम ये तज़किरा भी करना चाहते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। हमने कहा कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं। अब आज का हमारा टॉपिक ये था कि हम क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, आप उनसे कहते हैं जी 2 चीनी दे दीजिए, आपके पास शुगर है, चीनी है। अब 2 के साथ आपने किसी किस्म की कोई क्वांटिटी का, कोई यूनिट का इजाफा नहीं किया। विदाउट यूनिट वो नहीं समझ पाएगा 2 से क्या मुराद है आपकी। क्या आप 2 जो है ना वो सैक्स उससे ले रहे हैं, जो एक बोरी होती है पूरी आटे की या पूरी चीनी की या गंदम की हमारे पास मौजूद है, या 2 किलोग्राम पूछ रहे हैं, या आपके पास 2 टन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। तो जब उसके साथ हम ये लगा देते हैं ना कि 2 किलोग्राम दीजिएगा, अब उसे समझ आ गई कि आप मैथ्स की बात कर रहे हैं कि 2 किलोग्राम आपको जो ना मेजर करके आपको हैंड ओवर करना है। अब सेम यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि विदाउट ऐसे यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय अ यूनिट। यूनिट क्या चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम यूनिट की डेफिनेशन करते हैं। हम कहते हैं टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्डाइज्ड साइज ऑफ दैट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। उसका साइज, उसकी मेजरमेंट के लिए हमने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया, एंड दैट स्टैंडर्डाइज्ड साइज इज कॉल्ड एज अ यूनिट। यानी हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज का इंतखाब किया। उस स्टैंडर्डाइज्ड साइज को हम यूनिट का नाम दिया करते हैं। विदाउट यूनिट हम कभी भी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब इसमें याद रखिएगा, हमारे पास इसका जो सबसे पहले बैकग्राउंड था, आप देखें मैं छोटी सी एग्जांपल आपको यहां पर ये भी देता हूं। मैथ्स के यूनिट्स बेशुमार हैं। मैथ्स का यूनिट हम कहते हैं कि किलोग्राम भी होता है, मैथ्स का यूनिट सिर्फ ग्राम भी होता है, मैथ्स का यूनिट प्रीफिक्सेस के साथ बहुत ज्यादा है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, यानी हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा है। तो अब इतने ज्यादा यूनिट्स हैं, हम एक को स्टैंडर्डाइज कैसे मानते हैं। हमने एवरेज स्टैंडर्ड की कंडीशंस पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो बच्चे याद रखिएगा, इस तरह हम लेंथ की बात ले लेते हैं, हमने कोई डिस्टेंस बहुत ज्यादा मेजर करना हो, हम किलोमीटर यूज कर रहे होते हैं। हमने एक पेज के ऊपर लाइन लगानी हो, हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से मेजरमेंट कर रहे हो, हम मिलीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, स्केल के साथ आप लाइन लगाते हैं, आप सेंटीमीटर यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो इनमें एक स्टैंडर्डाइज कौन सा होगा। तो इसके लिए 1960 के अंदर an international committee agreed on a set of definitions and standard to describe physical quantity। उन्होंने क्या किया कि हर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रही है। ठीक है जी। दिस सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन कॉल्ड एज अ सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ये जो 1960 के अंदर ये एक इदारा कायम किया गया था, एक सिस्टम कायम किया गया था, जिसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। अब अच्छा, इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बेस यूनिट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ड्राइव्ड यूनिट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपने 9th क्लास के अंदर इसका थोड़ा सा तस्करा सिर्फ बेस और ड्राइव्ड का पढ़ा हुआ है। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर बेस क्वांटिटीज। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। हम कहते हैं व्हाट आर बेस यूनिट्स। द एस यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज बेस यूनिट्स। जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द यूनिट्स फ्रॉम विच अदर यूनिट्स कैन बी ड्राइव्ड। ऐसे यूनिट्स जिनकी मदद से, जिनको यूज करते हुए हम नए यूनिट्स ड्राइव करते हैं, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड एज बेस यूनिट्स। दोज यूनिट्स आर कॉल्ड एज बेस यूनिट्स। कैसे? हम कहते हैं ऐसे यूनिट्स जिनकी मदद से आप कोई और यूनिट्स निकाल सकते हैं।
और यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं, उन्हें हम बेस यूनिट्स का नाम दिया करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स याद करें, हमने फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ये बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज सेम जो बेस फॉर्म है ना, यानी बेस हमारे पास क्वांटिटीज थी, बेस क्वांटिटीज, उनकी तादाद हम कहते हैं 7 है, 7 बेस क्वांटिटीज है। तो लिहाजा चूंकि हम ये कर रहे हैं कि जो बेस यूनिट्स हैं वो बेस क्वांटिटीज के ही बेसिकली यूनिट्स हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जिस तरह बेस क्वांटिटीज की तादाद 7 है, लिहाजा बेस यूनिट्स की तादाद भी 7 ही हुआ करती है। हम उसके बारे में टेबल यहाँ जो है ना वो ड्रॉ किया हुआ है, हम इस टेबल को देख लेते हैं कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास आ जाए क्वांटिटी का नेम। 7 बेस क्वांटिटीज सामने पड़ी हुई हैं, उन 7 बेस क्वांटिटीज का हम यहाँ तस्करा करते हैं। हमारे पास आ जाएगी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब इन 7 बेस क्वांटिटीज को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज डिस्क्राइब की थी कि जब भी हम एक मैथमेटिकल फार्मूला कोई भी फिजिक्स के अंदर लिखेंगे ना, उसके अंदर हम क्वांटिटी का पूरा नेम नहीं लिखा करते। हमने वहां क्या करना होता है, वहां हम सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी का सिंबल यूज किया करते हैं। लेट्स सपोज हमने न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने वहां पर फोर्स कंप्लीट नहीं लिखा, हमने सिर्फ कैपिटल F लिख दिया, हमने मास कंप्लीट नहीं लिखा, सिर्फ स्मॉल m लिख दिया। हमने एक्सेलरेशन कंप्लीट नहीं लिखा, हमने सिर्फ उसकी जगह पर स्मॉल a लिखा। मींस हमने जो फार्मूला ड्राइव किया है उस फार्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने उसके सिंबल्स यूज किए हुए हैं। तो लिहाजा यहां पर हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है लेंथ। अब लेंथ का सिंबल हमारे पास क्या होता है जी? स्मॉल m। उसके बाद आ जाती है मास, मास का सिंबल क्या होगा? स्मॉल m। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा? जो सिंबल इसका है वो स्मॉल t होगा। टेम्परेचर, कैपिटल T उसका सिंबल है। इंटेंसिटी, कैपिटल I उसका सिंबल है। करंट, कैपिटल I उसका सिंबल है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो सिंबल होता है उसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट किया करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाते हैं कि इन बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या है। सबसे पहले लेंथ, उसका SI यूनिट क्या हो गया? मीटर। बेशक किलोमीटर है, बेशक सेंटीमीटर है, बेशक माइक्रोमीटर है, बेशक मिलीमीटर है, जितने भी हैं वो सारे के सारे SI नहीं है। SI सिर्फ और सिर्फ एक है और उसे हम नाम देंगे मीटर का। तो लिहाजा जो हमारे पास लेंथ आ जाती है, लेंथ का फिर SI यूनिट क्या होगा? मीटर। और उस मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। लेट्स सपोज हम क्वांटिटी लिखते हैं L इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये इस तरह से हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया करते हैं। ये क्या चीज है? लेंथ है जी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी। ये 5 क्या चीज है? दिस इज द मैग्नीट्यूड, उस क्वांटिटी का हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड है। और स्मॉल m यहां पे लिखा हुआ, ये क्या चीज है? उसका SI यूनिट है। ठीक है जी। उस तरह हम से नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर आते हैं, मास m, उसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? kg के साथ। लेट्स सपोज हम कहते हैं मास m इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल क्वांटिटी को। ये kg किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके SI यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। 8 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। उसके बाद टाइम, उसका SI यूनिट हमारे पास क्या होगा? सेकंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s के साथ। इस तरह से टेम्परेचर है केल्विन, उसको हम कैपिटल K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास इंटेंसिटी है, उसका यूनिट क्या है? कैंडेला, CD के साथ। एम्पेयर को कैपिटल A के साथ। और इस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या होगा? मोल। उसको हम एज इट इज वैसे का वैसे ही डिस्क्राइब किया करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाएगा व्हाट आर ड्राइव्ड यूनिट्स। हम यहाँ पे इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं द यूनिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट से ड्राइव किया करते हैं उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। या हम जैसे हम एज इट इज हमने ये डेफिनेशन की है बेस यूनिट्स की, वैसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। हम कहते हैं द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड यूनिट्स। अब इनकी तादाद कितनी है? हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा तादाद है। हम इसका नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास टेबल आ जाएगा ड्राइव्ड क्वांटिटीज का, जिसमें हम इसकी समथिंग एग्जांपल्स कर लेते हैं इनके अंदर हमें ड्राइव्ड यूनिट्स का भी तस्करा मिल सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीड का। अब देखिए स्पीड क्या होती है? हम कहते हैं द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड एज स्पीड, यानी v इज इक्वल टू s ओवर t, यानी s इज इक्वल टू vt। क्वेश्चन हम स्पीड निकालते हैं, v इज इक्वल टू s ओवर t, यानी लेंथ ओवर टाइम। तो दो बेस क्वांटिटीज हमने यूज की हैं, लेंथ यूज की है और टाइम यूज किया है। उन दोनों बेस क्वांटिटीज को मिलाकर हमने क्या मिला? एक क्वांटिटी ड्राइव की है स्पीड। तो स्पीड हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कैपिटल V के साथ हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया करते हैं और स्मॉल v के साथ हम स्पीड को रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो स्मॉल v इसका सिंबल है। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? चूंकि हमने कहा
था ना डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो लिहाजा इनका यूनिट क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी ऊपर मीटर नीचे हमारे पास सेकंड आ जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे मीटर पर सेकंड। तो इसका सिंबल हमारे पास क्या आ जाएगा ms की पावर -1, क्योंकि आपको पता है टाइम नीचे है, और टाइम नीचे है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब टाइम ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड मींस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। इट मींस दैट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ओवर आपने टाइम जो है ना वो डिवाइड किया तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आनी है, तो लिहाजा इसलिए हम कहते हैं स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इस चीज का फर्क है कि स्पीड हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। तो दोनों की सूरत में ऊपर लेंथ नीचे टाइम है, तो लिहाजा इनका यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड, यूनिट इसका भी बनेगा, तो लिहाजा इसका जो यूनिट का सिंबल होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा ms की पावर -1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी आ गई जी टॉर्क। टॉर्क को बच्चे हम ग्रीक लेटर टॉ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है, जो टी हम डालकर उसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू, यानी टॉ हमारे पास फार्मूला है, टॉर्क हमने पढ़ा था टॉ इज इक्वल टू r क्रॉस f। r हमारे पास क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट ऑफ आर्म भी कहते हैं, तो उसका यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा मीटर, फोर्स का क्या बन जाएगा न्यूटन, तो इसका फिर यूनिट क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी मोमेंटम। मोमेंटम हमें पता है कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, यानी मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम आ जाता है, तो लिहाजा इसका यूनिट क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसका सिंबल क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड के बराबर इसको हम लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फोर्स है F इज इक्वल टू ma, m का क्या होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां से क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम एक ड्राइव नेम देते हैं न्यूटन के नाम पर, जिसे हम कहते हैं न्यूटन, और इसका सिंबल हमारे पास क्या होगा कैपिटल N होगा जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी पास्कल, प्रेशर जो होगा प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अगर किसी क्वांटिटी के अंदर अगर यूनिट लिखेंगे ना, यूनिट का कंप्लीट नेम क्वांटिटी के अंदर, तो फिर हम ये कभी भी कैपिटल एन ना लिखते हैं, हम यहाँ पे स्मॉल एन लिखते हैं, क्योंकि क्वांटिटी के अंदर आगे जाकर हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, उसके अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे बकायदा कि अगर आप किसी क्वांटिटी के साथ कंप्लीट नेम लिखें यूनिट का, अगर वो साइंटिस्ट का भी हो तब भी हम उसको स्मॉल लिखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि न्यूटन का जो सिंबल होगा वो कैपिटल एन होगा। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स प्रेशर। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम एक और डायरेक्ट नेम देते हैं व्हिच इज नेम्ड एज पास्कल, तो पास्कल हम इसका यूनिट लिख लेते हैं प्रेशर का। तो ये समथिंग छोटी सी जो है ना 5-6 क्वांटिटीज हमने यहाँ पे लिखी हैं, इन 6 क्वांटिटीज के हमने यूनिट्स भी आपके साथ एक्सप्रेस कर दी है, इस तरह से बेशुमार क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन में हमारे पास आ जाता है, इस तरह से हम फुटर्स को आगे डिस्क्राइब करते जाते होते हैं किस तरह से कौन-कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनको हम उसके बाद चार्ज हमारे पास आ जाएगा, उसके यूनिट कूलम होता है, इस तरह से बेशुमार क्वांटिटीज हैं जो कि हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं, और इसी तरह से उनके जो यूनिट्स हैं वो भी ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये दो टाइप्स हमारे पास होगी, सबसे पहले बेस क्वांटिटीज और उसके लिहाज से बेस यूनिट्स, उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज और उसके लिहाज से ड्राइव्ड यूनिट्स। आज हम थर्ड क्वांटिटी का तस्करा कर रहे हैं व्हिच इज नेम्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या चीज होती हैं, सबसे पहले मैं आपकी चीज बता दूं, ऐसे यूनिट्स जिनकी क्वांटिटी ना तो हम कर सकते हैं बेस यूनिट्स में और ना हम कर सकते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स में, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड एज बेस आर ड्राइव्ड। अब इसकी मिसाल लेना चाहता हूं, आपने मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, L क्या थी आर्क लेंथ, R क्या था रेडियस, थीटा यहाँ पर एंगल है। अगर आप यहाँ थीटा को डिस्कवर करना चाहें यानी वही करना चाहें, थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा L ओवर R, इसका यूनिट क्या बन जाएगा मीटर, इसका भी क्या करेगा मीटर। यूनिट कहां से आ गया, लेकिन यूनिट हम इसका डिस्कस करते होते हैं, हम कहते हैं कि थीटा को हम डिग्री के अंदर मेजर कर सकते हैं, डिग्री थीटा को हम रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स ना तो बेस क्वांटिटीज में आते हैं ना ड्राइव्ड में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंटरी यूनिट्स। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑफ द SI अंडर
बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स। ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी आ जाती हैं जिनके यूनिट्स ना तो वो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स में आते हैं, ना वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स में आते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टाइप्स होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, ये दो होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रेडियन विच इज आल्सो नेम्ड एज प्लेन एंगल, उसके बाद आ जाएगा स्टेरेडियन विच इज आल्सो नेम्ड एज सॉलिड एंगल। तो समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन प्लेन एंगल और डिफाइन सॉलिड एंगल। अगर वो डायरेक्ट नाम ना भी लिखे रेडियन, तो ये भी कह सकता है डिफाइन प्लेन एंगल। अगर वो स्टेरेडियन नहीं भी लिखता तो ये भी कह सकता है डिफाइन सॉलिड एंगल। तो लिहाजा हम ये फर्क पढ़ते हैं, दोनों में फर्क किस चीज का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय रेडियन, इसको हम 2D एंगल भी नाम दिया जाता है। देखिए जरा स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। हम कहते हैं द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल व्हिच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस हैविंग एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसा प्लेन एंगल जिसकी जो हम कह सकते हैं कि जो इसका सर्कमफेरेंस होता है ना, उसकी जो आर्क लेंथ होती है, ये वाली आर्क लेंथ की बात करें, ये आर्क लेंथ क्या होती है, हम कहते हैं इट इज व्हिच कट ऑफ द सर्कल, जो कट ऑफ कर रही है, इसकी जो वैल्यू होती है विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। यानी इसलिए हमने रेडियस को भी आर से रिप्रेजेंट किया और हमने इसकी आर्क लेंथ को भी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा व्हाट इज मीन बाय स्टेरेडियन। हम इसमें कहते हैं द सॉलिड एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जब हम सिर्फ सिंपल लेंथ की बात करते हैं तब हम एल यूज करेंगे। जब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया इज इक्वल क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वो भी किस तरह से लेंथ होती है। तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने में मेरे पास क्या आ जाता होता है, एल का स्क्वायर। वही बात हम यहां पर कर रहे हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि जिसका जो एंगल सस्पेंडेड है इट विल बी इक्वल टू द एरिया। एरिया का मतलब क्या होगा, दो लेंथों का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर देखिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर स्क्वायर के साथ। तो यहां पर हम ये बात कर रहे हैं बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। स्क्वायर लेंगे तो एरिया की बात होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास प्लेन एंगल है ये सिर्फ सरफेस के ऊपर बना करता है। किसके ऊपर बना करता है, जो आर्क लेंथ हमारे पास मौजूद है ना, पूरी उसकी सरफेस होती है, ये जिसको हम सर्कमफेरेंस का नाम भी देते हैं। सर्कमफेरेंस के ऊपर हमारे पास आता है जी प्लेन एंगल, और जो हमारे पास आता है 3D यानी सॉलिड एंगल, वो बनेगा एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह से हम वाटरमेलन उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल लेते हैं ना, सिर्फ यही एग्जांपल हम इसकी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि रेडियन और स्टेरेडियन में बेसिकल जो फर्क होगा वो सिर्फ यहीं पर होता है हमारे पास, कि ये हमारे पास प्लेन एंगल होगा और जो स्टेरेडियन होता है इट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल, ठीक है जी। तो ये जो सॉलिड एंगल और जो प्लेन एंगल है यानी मींस रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये वो यूनिट्स हैं जो ना तो बेस क्वांटिटीज के अंदर आते हैं यानी बेस यूनिट्स में आएंगे, ना ही ये ड्राइव्ड यूनिट्स में आते हैं। तो इंशाल्लाह अज़ीज नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे अबाउट साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। तो यहां तक आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।